90s का वो दौर जब उत्तर प्रदेश को क्राइम कैपिटल कहा जाता था। माफिया सरेआम घूमते थे और गैंगस्टर्स का राज हुआ करता था। विक्रम सिंह जी, जिन्होंने बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गैंगस्टर्स को धूल चटाई है। नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सारे उत्तर प्रदेश का क्राइम एक तरफ और इन 3 जिलों का क्राइम एक तरफ। राजवीर रवाला, रमेश भदौड़ा, लक्कड़ पाला, सुशील मूच, अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो पूरा एक दिन लग जाएगा उनके नाम ही गिनने में। राजपूत समाज के किसी भी अपराधी को क्यों नहीं पकड़ा गया? तमन्ना जी, पहले तो ये है कि फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। पहले आप अपने होमवर्क पहला कर लें, उसके बाद आरोप लगाएं। 10 नाम रहेंगे जिनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। स्पेसिफिक सी बात की जाए, अतीक भाई, गरीबों के मसीहा, रॉबिन हुड। मैं ये जानना चाहूंगा, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम भी तो गुजर गए, अशफाक उल्लाह खान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी तो गुजर गए, परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद भी तो गुजर गए, ब्रिगेडियर उस्मान वो भी तो गुजर गए। इनकी पवित्र आत्माओं की मज़ारें कहाँ पर हैं? वहाँ पर कभी कोई गया फातिहा पढ़ने? न गए हैं न जाएंगे। इतना अपराध पनपा है तो कहीं तो लूपहोल रहा होगा। क्या सपा में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी थी और सपा ही संरक्षित करती थी ज्यादा माफिया को? जब कभी कोई बात हो, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। में फांसी दी जाएगी, 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दूंगा। और एक चित्र लगाइए, मुख्यमंत्री कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं तो दिशा मिल गई, संदेश मिल गया कि इस तरफ देखने का कष्ट न करना, ये हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, बेशकीमती है, तो किसकी मजाल है? तीसरा, कार सेवकों के ऊपर हमने गोली चलाई क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द बचाने के लिए। जब अतीक ने 23 पुलिस कर्मियों को चौकी में बंद कर दिया तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई? हम लोग ऐसे सिर फिरे अफसर होते तो घरवा करके उसी वक्त इनका हिसाब हो जाता। गरीबों के हमदर्द और अमीरों के सरदर्द का वही हिसाब हो जाता। मैंने पढ़ा रिसर्च के दौरान कि मुख्तार अंसारी ने ये भी कहा था कि अगर मेरी मौत होती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं निराश नहीं करता, अगर मौका देते सेवा का तो निराश भी नहीं करता। अगर हम उसके लिए मछली का तालाब खुदवा दें, बैडमिंटन कोर्ट बनवा दें, फिर जाके बैडमिंटन खेलें, शाम को जब भाई के यहाँ मुशायरा हो रहा है तो हम भी लंगड़ी लूली शायरी करें जा करके, हो वाह वाही लूटे जाके। ये ऑफिसर्स करते? जी हाँ, ऑफिसर्स करते। बेशर्म, निर्लज्ज, जो कॉन्डक्ट रूल्स के खिलाफ है। एसटीएफ का जो गठन हुआ था उसको लेकर आपसे स्टोरी पूछना चाहूंगी, श्री प्रकाश शुक्ला की। श्री प्रकाश शुक्ला ने वाकई मुख्यमंत्री को सुपारी लिया था। वो कुछ भी कर सकता था, अनप्रेडिक्टेबल आदमी था, खौरियाया हुआ आदमी था, अनबैलेंस था, उसके बहुत ऊंचे अरमान और मंसूबे थे। बिरादरी भी दूसरी थी। बिरादरी भी दूसरी थी, हाँ। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण के जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो स्ट्रेसेस थे, जो फॉल्ट लाइन्स थी, वो भी थी। जब इसके मकान की नीलामी की बात आई गोमती नगर में तो इसकी दहशत के मारे कोई नीलाम लेने नहीं आया। कारपेट एक्सपोर्टर को इसने ये कहा कि हमें 5 करोड़ चाहिए। मुन्ना बजरंगी कारपेट एक्सपोर्टर था, पहुंच वाला था, उसने जाकर के तुरंत सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को बताया। तो उसके बाद मुन्ना बजरंगी हो जाता था कि लाला, तुम्हारा दिमाग हो गया है ज्यादा खराब, चौराहे पे आकर के हम तुम्हें गोली मारेंगे और अब हम 5 करोड़ नहीं लेंगे, अब हम लेंगे 10 करोड़। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 90s का वो दौर जब उत्तर प्रदेश को क्राइम कैपिटल कहा जाता था। माफिया सरेआम घूमते थे और गैंगस्टर्स का राज हुआ करता था। सबसे बड़ी चुनौती थी पुलिस महकमे को, क्योंकि इन गैंगस्टर्स से निपटना और उसके बाद थोड़ा बहुत पॉलिटिकल बैकअप होना बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन ऐसे में कुछ ऑफिसर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने मान सम्मान के साथ बिना किसी शर्त के अपनी शर्तों पर काम किया और इन गैंगस्टर, इन माफियाओं को धूल चटाई। और वो कहानियां आज हम सुनेंगे एक ऐसे ही ऑफिसर के मुंह से जो 36 साल का करियर जिनका पुलिस महकमे में रहा है। एक्स डीजीपी विक्रम सिंह जी, जिन्होंने बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गैंगस्टर्स को धूल चटाई है और कहानियां आज आपको बताएंगे, वो कहानियां जो कभी हेडलाइंस बना करती थी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार तमन्ना जी, बड़ी कृपा की आपने अपने बहुत ही प्रतिष्ठित मंच पर मुझे वार्तालाप का अवसर दिया। नमस्कार और आशीर्वाद। सर, सौभाग्य तो मेरा है कि आप जैसी शख्सियत के सामने ऐसे रूबरू होकर बैठी हूँ और यकीन मानिए उत्तर प्रदेश
का जब नाम आता है ना, जब पहले नाम आता था, बोलूं तो ज़्यादा सही लगता है, तो ऐसा लगता था कि यार जैसे ही उत्तर प्रदेश में घुसेंगे ना, गोलियां चलने लग पड़ेंगी और कुछ ऐसे खूंखार अपराधी होंगे जो बेखौफ होकर सरेआम कह सकते हैं कि डर दिखाएंगे, किसी भी तरीके का डर दिखाएंगे। आज बहुत कुछ बदला है, ये ट्रांजिशन आप कैसे देखते हैं, अपने दौर का और इस दौर का? तमन्ना जी ध्यान से सुने, आपके प्रश्न के 3 भाग हैं। पहला भाग उत्तर प्रदेश पहले क्या था, आपने बिल्कुल सही कहा, ये देश का वाइल्ड वेस्ट ऑफ क्राइम माना जाता था और ये भी कहा जाता था कि जहां आप बैठी हैं ये द यूपीज बैड लैंड्स, वाइल्ड वेस्ट ऑफ क्राइम इन उत्तर प्रदेश, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और ये जो क्षेत्र था, ये बिल्कुल कहा जाता था कि वाकई यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। अपराध की जो कहते थे कि सारे उत्तर प्रदेश का क्राइम एक तरफ और इन 3 जिलों का क्राइम एक तरफ, इतनी बुरी हालत है। माफिया अगर आप गिनना शुरू कर दें, यहाँ पर लोग कहते थे कि अपहरण उद्योग ही यहाँ का उद्योग है, यहाँ किसी अन्य उद्योग की ज़रूरत ही नहीं है। और जबरन धन वसूलना, अपहरण करना, मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, ये यहाँ का व्यापारिक मॉडल था, कमर्शियल मॉडल था। कोई भी व्यापार लगाना तो छोड़ दीजिए, मैं बगल के रेंज में था, यहाँ पोस्टेड नहीं था, प्रेसिडेंट रूल का ज़माना था, रमेश भंडारी जी गवर्नर साहब ने कहा भाई यहाँ पे महिलाओं का निकलना घर से दुश्वार है, क्या कुछ हो सकता है? कि सर बिल्कुल बहुत कुछ हो जाएगा, क्या कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़। और खैर उसके बाद ऑपरेशन मजनू चलाया, यहाँ मजनू ऐसा इलाज हुआ कि जैसे गधे के सिर से सींग गायब होती है। तो जब इच्छा शक्ति सरकार देती है तो फिर आप पूरे मनोयोग से पूरी ताकत लगा देते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसको देखें कि जो यहाँ पर माफिया कराई है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजवीर रवाला, रमेश भदौड़ा, लक्कड़ पाला, सुशील मूच, अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो पूरा एक दिन लग जाएगा उनके नाम ही गिनने में, विष्णु सहस नाम की तरीके से। लेकिन आपने सही कहा कि आज का जो टाइम है, इसको कहते हैं क्रांतिकारी रूपांतरण। क्रांतिकारी रूपांतरण आप ये समझ लीजिए, मौलिक बात, माफिया कोई आकाश वृष्टि नहीं होती है। माफिया को पाला पोसा जाता है, खाद पानी दी जाती है, और जब माफिया 4 पैसे कमाता है तो 2 अपने पास रखता है, 2 उनको पालने वाले नेताओं को देता है। अब माफिया के ऊपर अगर ग्रहण लग जाए, उनके यहाँ मार्केश लग जाए, 7.5 लग जाए, दुर्भाग्य से जब सन्यासी, क्या कहते हैं, जब जनता के पुण्य का प्रागट्य होता है तो सन्यासी राजाध्यक्ष होता है। तो जब सन्यासी राजाध्यक्ष है तो उसको तो वो तो सिर्फ देने आया, लेने तो कुछ आया नहीं। तो अगर योगी जी आए हैं, उनको किसी से कुछ प्राप्त तो करना नहीं है, लागा पालोस ना कर दीजिए। लेकिन आप ये बता दें किसी भी कसौटी पर कि आप योगी जी को 10 साल में आपने उनको किसी तरह का कोई दोष देखा? नहीं देखा। आप भले ही कुछ कह दें, जातिवाद और ये वाद और वो वाद, आप कुछ भी कह लें, मैं बताऊंगा आपको जातिवाद वगैरह के बारे में। इसी पे मैं आने लगी थी जी। तो वो तो आरोप तो लगे, जब कुछ नहीं मिलेगा तो जातिवाद आप कहेंगे। लेकिन जातिवाद कहिए कि जब हमने काला चश्मा पहन रखा है तो कुछ न कुछ तो फिर निकलेगा ही हमारे मुंह से। मैं रिटायर हो चुका हूँ और रिटायर हुए मुझे 10 साल हो रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर के एक बहुत बड़े एडिटर ये कहते साहब आप बड़े गलत समय पे रिटायर हो गए, अगर आज आप होते तो क्या हो जाता, मैं फील्ड मार्शल बन जाता, राष्ट्रपति बन जाता क्या? कह नहीं योगी जी आपको और मैं तो डीजी बन ही गया था, अब डीजी से ऊपर तो आईपीएस में कोई गुंजाइश है नहीं, और अच्छा खासा मेरा टेन्योर भी रहा है। तो आप लोगों के, लेकिन ये ज़रूर स्पष्ट हो गया कि आपको जो रतौधी हो गई है, नाइट ब्लाइंडनेस और काला चश्मा लगा लिया, आपको योगी जी की हर चीज़ काली काली दिखाई पड़ेगी। सर लेकिन जब मैं कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के शख्सियत से मिलती हूँ ना, तो कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स ऐसा ज़रूर आते हैं कि भाई योगी जी ने जो भी इस तरह से भी उन्होंने निर्णय लिए, राजपूत समाज के किसी भी अपराधी को क्यों नहीं पकड़ा गया? जो पकड़े जाने लायक है, मैं बताता हूँ ना, मैं बताऊंगा ना आपको, मैं बताता हूँ आपको, ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, इसके अलावा और जो है, लेकिन 4 राजपूत के नाम है वो भी बता दूँ जिनके ऊपर कार्रवाई हुई। अब आप अगर कोई ये चाहता है कि चूंकि आप राजपूत हैं, आपका आपराधिक इतिहास है और न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत आपकी कार्रवाई हो गई, आप चाहते चूंकि आप राजपूत हैं और आप चूंकि आरोप लगा रहे हैं इसलिए सीता मैया की तरह आपको जो है निष्कासन मिल जाना चाहिए, ये तो होने वाला नहीं है। इनको कहते हैं ट्रोलर्स। ये ट्रोलर्स हैं, ये आपका मनोबल गिराने की नीयत से, चलिए मैंने नहीं किया, मैंने मतलब सरकार ने नहीं किया। आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको आसान और मुफीद परामर्श दे रहा हूँ, आप हिस्ट्री बना करके उनकी हाई कोर्ट में दाखिल कर दीजिए कि इनके खिलाफ सरकार जो है उदासीन रवैया है, इनके ऊपर जो आरोप है उसके अंतर्गत
सीबीआई की जांच करवा लें। आपके यहाँ तो बड़े बड़े वकील आपने राज्यसभा भेजे हैं, आपने बड़े बड़े वकील अपनी पार्टी में शामिल किए हैं, आपके लिए तो बाएं हाथ का काम है, वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपकी बात में दम ही नहीं, न तार्किक न वैधानिक कोई बल है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप समझते हैं किसी के ऊपर भी हो सरकार उदासीन है, आज के युग में संभव ही नहीं है। पहले जो ये आरोप लगा रहे हैं उनके युग में ये संभव था कि केस रजिस्टर मत करो, केस रजिस्टर नहीं होगा तब जब कभी कोई शिकायत करेगा सब मेरा आपराधिक इतिहास देख लीजिए, मेरे ऊपर तो कोई केस ही नहीं है, और समाचार पत्रों के समाचारों के आधार पर तो कार्रवाई पुलिस की नहीं हो सकती है। तो तमन्ना जी पहले तो ये है कि फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिज़ायर, पहले आप अपने होमवर्क पहला कर लें, उसके बाद आरोप लगाएं। और जिनके नाम आप नहीं ले रहे थे उनके नाम मैंने ले लिए हैं, और 10 नाम रहे जिनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। तो ये कह देना कपोल कल्पित बातें हैं, और इसका निर्णय मैं नहीं करूँगा, इसका निर्णय जनता कर रही है। जनता से कोई चीज़ छुपी नहीं रहती, अगर किसी के ऊपर माफ़ी का खाना है। ये मैं आज बता दूं, व्यक्तिगत मेरा ये अनुभव भी है कि बड़े बड़े मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी जब जाते हैं और जाके अनर्गल बात, अगर कोई ऐसी बात कही जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है, तबादला वगैरह रोकने की बातें या किसी को एक तो छुड़वाने की बात, किसी की हिम्मत नहीं है, तो योगी जी का 2 टूक जवाब होता है कि ये बिल्कुल संभव नहीं है। न तबादले अगर हुए हैं तो वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सोच विचार करके माइंड एप्लीकेशन के बाद वो निरस्त नहीं होंगे। तो एक जरा निर्भीक स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन है तो लोगों को तो आपत्ति होगी। 2 जो लोगों को तकलीफ है, दिल्ली में भी लखनऊ में भी, दलालों की दुकानें बंद हो गई हैं। क्योंकि दलालों की दुकानें बंद हो गई हैं, तबादला इंडस्ट्री बंद हो गया है, लोगों को छुड़ाने बंद कराने की इंडस्ट्री बंद हो गई है, तो लोग तड़प रहे हैं। जैसे सुखी मीन जहाँ नीर अगाध था, मछली वहीं सुखी है जहाँ पानी अगाध हो। तो इन दलालों की जो पानी है रिश्वत, वो तो हो गई बंद, अब ये तड़प रहे हैं। तो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अगला प्रश्न मेरा ये है कि आपको क्या लगता है कि 90s में क्या ऐसा था, कहाँ चूक हो रही थी कि क्राइम कैपिटल कहा जाता था? ऐसी चूक कहाँ हो रही थी? पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, आप लोगों को उतना ज़्यादा लिबरेशन नहीं मिली थी? क्योंकि मेरा प्रशांत सर के साथ इंटरव्यू था तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि जितनी लिबर्टी इस गवर्नमेंट में दी है उतनी लिबर्टी पुलिस महकमे को उस गवर्नमेंट में नहीं थी। तो कैसे आपके हाथ बंधे थे? सबसे पहले कि ये लोग इत्तेफाकन कुकुर मुत्ते की तरह नहीं बढ़ते हैं, इनको इनके बीज खाद पानी डाल करके कमाऊ पूत बनाया जाता है, पूरा इकोसिस्टम स्ट्रक्चर किया जाता है, पूरे इकोसिस्टम को इस तरीके से डॉक्टर किया जाता है कि वो माफिया फ्रेंडली हो जाए। माफिया फ्रेंडली कैसे हो जाए? सबसे पहले एक समाज में कड़ा संदेश चला जाए, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। आप किन का जिक्र कर रहे हैं? अतीक भाई, पिछली गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी की, स्पेसिफिक सी बात कीजिए। अतीक भाई गरीबों के मसीहा, रॉबिन हुड। मैं ये जानना चाहूँगा, भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम भी तो गुजर गए, अशफाक उल्लाह खां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी तो गुजर गए, परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद भी तो गुजर गए, हमें ज़रा ये बता दें, और ब्रिगेडियर उस्मान वो भी तो गुजर गए। इनकी पवित्र आत्माओं की मज़ारें कहाँ पर हैं? वहाँ पे कभी कोई गया फातिहा पढ़ने? वहाँ पे कोई 2 आंसू बहाने? वहाँ न गए हैं न जाएंगे, न उनका नाम लेंगे, क्योंकि उनके नाम लेने से, उनके बारे में 2 शब्द श्रद्धांजलि के कहने के ये मालूम पड़ेगा कि सेल्फ गोल हो जाए, क्योंकि वोट कट जाएंगे। और इनके नाम लेने से सब लोग गए, अतीक के यहाँ भी गए, मुख्तार के यहाँ भी गए, गरीबों का मसीहा रॉबिन हुड कहा, गरीबों का हमदर्द, अमीरों का सरदर्द, पता नहीं क्या क्या उपमाएं इन लोगों को दी गई। हकीकत ये है कि अव्वल दर्जे के थे क्रिमिनल माइंडेड हत्यारे, और दूसरों की संपत्ति पर इनकी हमेशा कुदृष्टि रहती थी, और इनको महिमा मंडित करके हज़ारों करोड़ की जो कमाई हुई है, अब 1400 करोड़ की इनकी जो कुछ संपत्ति अटैच हुई है गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, और 66,000 एकड़ जो सरकार ने माफियाओं से कब्जा छुड़ाया है, ये कम पाप कर्म हुआ था पिछली सरकारों के ज़रिए। और वहाँ पर छोटे छोटे फ्लैट्स बना करके दुर्बल आय वर्ग को ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको वितरित किया गया है। हाथ बंद करने की बात ये, अतीक भाई, जब आपने ही भाई कह दिया तो हमारे लिए तो परम पूज्य और आरती का थाल जाएगा, तुम्हें वो माता चपिता गाया जाएगा, आपकी शान में शेर व शायरी होगी। वो हमारे अब्बा थे, जैसे कि एक शायर ने कहा कि वो हमारे अब्बा थे, और कोई अब्बा नहीं मिला आपको। APJ अब्दुल कलाम आपके अब्बा नहीं हो सकते हैं, खैर हो भी नहीं सकते हैं। तीसरी चीज़, अब हम बात आए इधर, एक मुख्यमंत्री है, मैं 2 चीज़ अपने सामने रखी और ये सवाल आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से पूछूंगा। एक मुख्यमंत्री है, वो जो दुर्दांत माफिया है उसके कुत्ते से हाथ मिला रहा है, एक तस्वीर इसको ध्यान में रखिए। उसके बगल में एक दूसरी तस्वीर रखिए कि एक सिंह की तरीके से सदन के पटल पे ये चिंगाड़ के कह रहा है, मिट्टी में मिला दूंगा। अब आप चयन कर लीजिए कि आपको अगर वोट देना हो कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री ये किसको आप करेंगी, आप किसको देंगी?
ठीक है, योगी आदित्यनाथ को ही दूंगी, मिट्टी में मिला दूंगा, उन्होंने ही कहा था। लेकिन फिर क्या आप जनता का इसमें फॉल्ट मानते हैं? क्योंकि जनता भी तो इनको जिताती है ना। अतीक अहमद को ले लीजिए, मुख्तार अंसारी को ले लीजिए, जनता ने उनको वोट दिया। जनता ने वोट दिया या बूथ कैप्चरिंग हुई या बूथ मैनेजमेंट हुआ या फर्जी वोटिंग हुई, तभी तो आप देख रही हैं हम सर नहीं होने देगा। अरे सर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सभी स्टेट्स में सर हो रहा है, केवल पश्चिम बंगाल में क्या दिक्कत है। ये ला करके बांग्लादेशी आईएसआई के एजेंडा के अनुसार आईएसआई ने जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में पॉकेट्स बना करके लगभग 25,000 से 50,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या बैठाए। किस लिए? ये एक कैप्टिव एक सीट बन जाए। और अगर 75 सीटें आ गई अगर एक दल की इस तरीके के बूथ मैनेजमेंट पे, आप समझ सकती हैं कितनी भयावह स्थिति हो जाएगी। एक साहब तो ये कहें हमें 11 सीट दे दो और जो हमारा इनकाउंटर करेगा हम उसका इनकाउंटर कर दे, 11 सब पे तो ये ठसक है आपकी। और जब 75 जिस दिन आ जाएंगी तब आपके मिजाज क्या होंगी? तो बेहतर ये होगा कि पुलिस और जनता अपना अधिकार और अपनी सुरक्षा समझ ले और उन्हीं को वोट दे जो कि सदन में या संसद में जाने योग्य हैं। बूथ कैप्चरिंग ये कराएं, बूथ मैनिपुलेशन ये कराएं। अतीक के बारे में चली जाएं आप, जो उसका जो गुरु था जिसकी उसने हत्या की, 2 दिन बाद काउंटिंग होने वाली थी, 2 दिन पहले उसने हत्या कर दी। फिर तो बाद में ठीक कि 4 बार वो एमएलए हुआ। कैसे हुआ 4 बार? इतना लोकप्रिय तो था नहीं ऐसी कोई उनमें फिल्म स्टार मटेरियल थे देखने में। अगर 4 बार एमएलए बना, 1 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, तो कुछ न कुछ तो धनबल बाहुबल ये तमाम चीज़ें उसमें थी जो उसको लेके मैनिपुलेट करे। उसमें बूथ कैप्चरिंग भी थी, उसमें बाहुबल भी था, उसमें धनबल भी था। अब जैसे इनके बारे में मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि आओ बाबा, पहले तो गाली गलौज से बात करेंगे वरना बुला लेंगे इलेक्शन के 2 दिन पहले, तो हम अपना वोट किसको दोगे? मालिक आप गरीबों के हमदर्द, आप हमारे बिल्कुल फरिश्ते हैं, आप ही को देंगे। तो समझ लो तुमने वोट डाल दिया, वहाँ तुम जाना मत, तुम्हारा समझ वोट पड़ गया और सबको 500-500 रुपये घर जाओ। आप समझ रहे? बूझ, इसको कहते थे बूझ क्या जी। तो ये इनकी टैक्टिक्स थी। तो जनता जिन्होंने वोट किया उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती की ही, लेकिन जो इनकी स्ट्रैटेजी थी बूथ कैप्चरिंग की, बांग्लादेशियों को आगे करके और लोगों को धमका करके, रिश्वत दे करके, ये तमाम तौर तरीके थे अपने को जितवाने के। आपने धुरंधर फिल्म देखी? पहली वाली देखी, दूसरी नहीं देखी। कहा जा रहा है कि इसमें अतीक को आईएसआई का एजेंट कहा गया है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये फिल्म जो है फिक्शन पे आधारित है। आप क्या कहना चाहेंगे? आईएसआई एजेंट था? पहली बात तो ये है कि अतीक का जो तरफदारी कर रहे हैं, मुझे घोर आपत्ति है उनके ऊपर जो अतीक की तरफदारी, और उनको ये लग रहा है कि अतीक की आलोचना उनकी आलोचना। मेरा परामर्श उनको होगा चुट्टों से अपने को दूर रखें। आपकी जैसी सोहबत है वैसी ही आपकी छवि बनेगी। आपको जानना चाहिए था कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत रत्न के साथ खड़े हो, ब्रिगेडियर उस्मान के साथ खड़े हो, आप खड़े नहीं होंगे। अतीक का अगर हमदर्द है तो आपकी छवि भी उसी की तरह होगी। दूसरी चीज़, फिल्म की हर फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर बनता लगता है। ये पूरी तरह से काल्पनिक है, मनोरंजन के लिए बनाई गई, किसी भी जीवित या मृत से इसका कोई संबंध नहीं। अगर वो है तो महज इत्तेफाकन है, कोइंसिडेंटल है। और उस पर भी आपकी दाढ़ी में, जिसको कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, वो झाड़ लगी हुई हर आदमी जो है बिल्कुल लगता है कि नागफनी और कैक्टस पे बैठा हुआ है, उछल रहा है अपनी अपनी कुर्सी में। आप खुद देखें, इतनी हमदर्दी अपराधियों माफिया के साथ अगर है तो पुलिस को चाहिए कि ज़रा इनको देखें। एक मुंबई के हैं, वो तो 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में चार्जशीटेड थे क्योंकि टाइगर मेमन की फैमिली को टिकट दिलवाया था उन्होंने। ये बात दूसरी कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई। तो ऐसे ही तत्व जो हैं, जो असामाजिक और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुलव्विस रहे हैं, शामिल रहे हैं, वो बढ़ चढ़ करके अतीक का साथ दे रहे हैं, स्वाभाविक भी है। तो ऐसे लोगों को मैं चाहूँगा पुलिस की इनकी इंटेलिजेंस की जांच करा, इनके माली हालात के बारे में। इन्हीं हजरत के बारे में बताते हैं कि बनारस आदि में इनकी सैकड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी न सिर्फ मुंबई में है बल्कि बनारस में है। इसकी जांच ईडी के द्वारा और पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए। और अतीक का जो पावर थी वो सिर्फ गन से थी या पॉलिटिशियन से थी? जिस तरह से ये माफिया पॉलिटिशियंस होते हैं, तो पावर कहाँ ज़्यादा थी और आप लोगों को कैसे आप निपटते थे माफिया पॉलिटिशियन से? हमें तो कोई दिक्कत कभी हुई नहीं, और चूँकि हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यही रहा, तो यहाँ के सारे माफिया जब निपटा लिए, तो पहला मेरा मुकाबला हुआ था, वो मैं बाद में बताऊँगा, जब मैं डीजीपी हुआ। और उसके पहले मैं कभी अपने को असहाय या हेल्पलेस नहीं समझा है, कभी नहीं, नेवर। कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे जो समझते थे अगर कुछ पनपा है, इस तरह से इतना अपराध पनपा है तो कहीं तो लूपहोल रहा होगा? लूपहोल नहीं, पूरा का पूरा पूरा आप समझिए कि जिसको कहते हैं कि ज्वालामुखी जैसे फटती तो धरती फट जाती है। अगर हम उसके लिए मछली का तालाब खुदवा दें, बैडमिंटन कोर्ट बनवा दें,
फिर जाके बैडमिंटन खेलें, शाम को जब भाई के यहाँ मुशायरा हो रहा है तो हम भी लंगड़ी लूली शायरी करें जा करके, वाह वाही लूटे ये जाकर। ऑफिसर्स करते जी हाँ, हैं? ऑफिसर्स करते ओ हैं। बाप रे। बेशर्म निर्लज जो कॉन्डक्ट रूल्स के खिलाफ है। और मैं चाहूंगा उस दौरान जो डीएमएसएसपी थे, कमिश्नर डीआईजी थे, आईजी जोन्स थे, उनके बारे में भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जब उसने ये जग्गा को मार करके अपने हंटर से लोथड़ा उसके घर के सामने फेंका, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जब अतीक ने 23 पुलिस कर्मियों को चौकी में बंद कर दिया तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई। और मुख्यमंत्री का अतीक भाई तुम्हें हमारी कसम, मतलब हम लोग ऐसे सिर फिरे अफसर होते तो घरवा करके उसी वक्त इनका हिसाब हो जाता, गरीबों के हमदर्द और अमीरों के सरदर्द का वही हिसाब हो जाता, जो कि कई बार हो चुका है। ये अगले दिन ये शायद इस पोजीशन में नहीं रहते कि जाके कोई कंप्लेंट वगैरह लगा सके, कि उन्होंने मौका दिया सेवा का, और सेवा का मौका दिया तो हम लोग मायूस नहीं करते हैं। हम लोगों ने व्रत लिया है कि सेवा ही करने के लिए आए हैं। ये बात दूसरी है कि सेवा का रूप और स्वरूप जरा दूसरे किस्म का होता है, और जो पा जाता है सेवा 7 पुस्तक उसको याद करता बताता है, और फिर उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती है खुशी की कि क्या सेवा की गई थी, खातिरदारी की गई। मुख्तार अंसारी आपको बड़ा, आपसे डरते थे? मुख्तार अंसारी बहुत डरते थे। मैंने पढ़ा रिसर्च के दौरान कि मुख्तार अंसारी ने ये भी कहा था कि अगर मेरी मौत होती है तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। और मुख्तार अंसारी की मौत से पहले उन्होंने ये भी चीज़ बोली थी कि मेरे को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। कितनी सच्चाई है इसमें? बकवास। हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हमारा किसी से रंजिश नहीं है। मैं तो जानता भी नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि अगर कहीं कोई बात आती थी वहाँ वो अफसरान को विन ओवर कैसे करता था। जैसे मैंने अतीक का आपको बताया, पाप किए, अपराध किए, जघन्य अपराध किए, कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर भी नहीं हुई। मुख्यमंत्री कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं तो दिशा मिल गई, संदेश मिल गया कि इस तरफ देखने का कष्ट न करना, ये हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, बेशकीमती है। तो किसकी मजाल है उसको भी मालूम है कि भाई फिर हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें, सभी हाथ धो लें तो हम भी धो लें। लेकिन कुछ ऐसे सिर फिरे थे, और माफिया का मतलब ही तमन्ना जी ये होता है कि हम गवर्नेंस को प्रभावित कर सकें और अपने लिए माकूल अफसर ले आएँ जो हमारे लिए कुछ हमवार हों, शेर व शायरी में शामिल हों, हमारी दावतों में शिरकत करें और गज़लें नज़में सुनाएं, और हमें भी इत्र लगाएं, अपने भी इत्र लगाएं, क्योंकि वो सुन्नत मानी जाती है। तो ऐसे अधिकारियों की वो पोस्टिंग कराते थे जो बिल्कुल मालूम पड़ जाए कि इनके बराबरी के ये हिस्सेदार हर चीज़ में हैं। तो कौन किसके खिलाफ एफआईआर लिखाएगा, इनकी भी जांच होनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि वर्तमान सरकार इस बात को देखे कि तब इन ऑफिसर्स ने कार्रवाई क्यों नहीं की। मायावती जी की गेस्ट हाउस कांड पर इसने जो चढ़ाई ये अतीक ने की, वही लीड कर रहा था। और ये जो आपने बात बताई, पहले तो इसको कोशिश करता था कि अफसरान को हमवार कर ले, कैसे ख़रीद ले, और ख़रीदने के तरीके भी मैं आपको बता दूं। आपने अभी तक सर दूसरों के बारे में किया है और आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा है, और यही तरीका है मिजाज, वही अल्फाज, ये दरवीशाना मिजाज आप अपने लिए रखें। परिवार ने ऐसी क्या ख़ता की है कि आप उनको भी मुफलिसी में ले जा रहे हैं। तो हम लोग हैं खिदमत के लिए। आप जिस शहर में जो कह दीजिए वहाँ प्लॉट, और जो बेगम साहिबा कह देंगे नक्शा, उसका मकान, उसकी चाबी आपको मिल जाएगी। इस तरह से खरीदते थे? इस तरीके से खरीदते हैं। तो आप समझ सकती हैं, लेकिन उसको कहने के लिए भी होना चाहिए कि आप आके पढ़ लें कि कौन आपको, वरना अगर किसी ठीक ठाक अफसर से आपने ये कहा, एक तो कहेंगे नहीं आप, और अपना प्रस्ताव पूरा करने से पहले आप आ जाएंगे व्हील चेयर पे, स्ट्रेचर पे, सेंटेंस पूरा नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए वो वही बात करते हैं जहाँ पे मालूम है दाल गलने वाली है। जहाँ दाल गलने वाली वहाँ कहते हैं ये हमारी हत्या करा देंगे। और ये भी सही है कि मैं निराश नहीं करता, अगर मौका देते सेवा का तो निराश भी नहीं करता। मैं तुमसे दोस्ती करने, तुमसे ताश खेलने, तुमसे नशिस्त में तुम्हारे बैठे तो आया नहीं हूँ। तो मुख्तार अंसारी का ये कहना कि आप उनको मारना चाहते हैं गलत था? ये बिल्कुल गलत नहीं था, ये अर्ध सत्य था। अर्ध सत्य थे कि मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन ये ज़रूर था कि अगर खिदमत का मौका देते तो मार भी सकता था, और मारता ज़रूर। बहुतों को मारा है, इनको भी मार देता। और चूँकि होशियार आदमी था और कहता भी था कि अंडरवर्ल्ड, अंडर इकोसिस्टम में था कि भाई इनको विन ओवर करके, इनको विन ओवर आप नहीं कर पाएंगे। तो विन ओवर नहीं कर पाएंगे तब इनको अपने पास आने मत दें। तो उनके पास में गया भी नहीं, पूरी तरह से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा। अब जब मैं डीजीपी बना तो पहली बार अतीक का से वास्ता हुआ 2007 में। इसके भाई अशरफ ने जो मदरसा था वहाँ बच्चियों का, उसको तोड़ करके गैंग रेप किया और उसकी ज़मीन को अपने में शामिल करने की कोशिश की। उसके वजह खबर लगी तो हमने कहा भाई ठीक है, अगर ये हुआ है तो लोगों का सब कभी आज तक एक्शन लिया नहीं जाता था। गवर्नमेंट से पूछ करके, गवर्नमेंट से क्या है, आई एम द गवर्नमेंट। अब इनके ऊपर लगाइए NSA, गैंगस्टर एक्ट, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट,
इसके साथ ही साथ जो तमाम तरकस में तीर हैं हमारे सब लगा दीजिए। इनका 7-8 साल का इंतजाम तो कर ही दीजिए, और जो जो इन्होंने कब्जा किया सब पे बुलडोज़र चलवा दीजिए। और मैं चाहूँगा कप्तान साहब, अगर आपको अपने कैरियर्स के इस बारे में ज़रा सा भी आप फ़िक्रमंद होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कार्रवाई कीजिए जो कि एक नज़ीर बन जाए, और कल के सारे इलाहाबाद के अखबारों की कटिंग मुझे आप भेज दीजिएगा। और कहीं मुझे मालूम पड़ेगा कि आपका उदार दृष्टिकोण है इसके प्रति, तो आप नौकरी कर नहीं पाएंगे IPS की। योर करियर इज़ फिनिश्ड। मतलब आपसे डरते थे माफिया, क्योंकि बहुत। आपने कभी कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति नहीं, रखी कॉम्प्रोमाइज़ हमने मांगा, हमारा काम क्या, हमसे उनसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं। कभी थ्रेट्स तो आए होंगे पॉलिटिकल खूब। पार्टी से? बोलिए, थ्रेट करने की हिम्मत डायरेक्टली तो नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर थी एनोनिमस कंप्लेंट। दुबई से एक बार इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले आए कि साहब आपके घर का मुआयना करने का क्यों करना है भाई? उनका साहब आपकी जो खिड़कियाँ हैं उनको बुलेट प्रूफ करवाने का क्यों करवाना है? कि साहब ये मालूम है कि एक माफिया वो स्नाइपर्स का गैंग ला रहा है, उससे कहा कि DGP रेजिडेंस में विंडोज़ ऐसी है कि दूसरी तरफ से स्नाइपिंग हो सकती है एंड ही कैन बी किल्ड। हमने कहा वो देगा हु विल किल हुम, अभी आपको अंदाज नहीं, कौन किसको मारेगा अभी आपको अंदाज नहीं है। खरबूजा चाकू पे गिरे, खरबूजा कटेगा खरबूजा ही, लेट हिम कम, ही विल गेट हिज मनीज वर्थ। और मैं देखता कि स्नाइपर की हिम्मत है ABCD की भी 4 महीने जो हम लोगों की जो भाषा वोकैबुलरी में यहाँ कहना ठीक नहीं है, वो आ करके देखे तो उनकी लाश कहाँ जाएगी ये मैं बताऊंगा फिर। लेकिन बुलेट प्रूफिंग में नहीं करूँगा, ना मैंने कराया। थ्रेट्स भी आती थी लेकिन हमको नहीं, ये इंटेलिजेंस सोर्सेज से जो इंटरसेप्ट वगैरह आते हैं उसके माध्यम से ये चीज़ें मालूम पड़े। ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि बताने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन हम लोग क्या हैं, जैसे क्रिकेट में कहते हैं आई एम 288 नॉट आउट। 288 बताने के बाद बैट्समैन के पास अब कुछ बचा नहीं, कोई रिकॉर्ड तोड़ने का, बनाने का, डबल सेंचुरी से ऊपर हो ही गया है। अब आउट हो जाए तो क्या, ना आउट हो तो क्या। इसलिए आई एम हियर ओनली फॉर फ्री हिटिंग। कोई आएगा तो उसकी लाश ही यहाँ से जाएगी। और क्या ये सत्य है कि एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट, अगर मैं भी जिस तरह से आप खुल के बात कर रहे हैं तो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो मैंने भी बदल दिया। क्या सपा में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी थी और सपा ही संरक्षित करती थी ज़्यादा माफिया को? मैं आपको इसको सांकेतिक रूप से बताता हूँ। हाँ। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मुलायम लड़के सिंह। हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये दोनों वक्त मढ़वा के टांगने वाले हैं। जब कभी कोई बात हो, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, मिट्टी में मिला दूंगा। और एक चित्र लगाइए कुत्ते से हाथ मिलाने वाला। तीसरा, कार सेवकों के ऊपर हमने गोली चलाई क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द बचाने के लिए। एक तो किसी पे गोली चलाना, और उस तरीके से बताते सरकारी आंकड़े कहते हैं 28 और गैर सरकारी आंकड़े बताते हैं कुछ भी संख्या हो सकती थी, उसके ऊपर ट्रॉफी की तरह उसको डिस्प्ले करना। आप ये समझ सकती हैं कि इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो करॉबरेटेड नहीं है लेकिन जन चर्चा में आती हैं। कुत्ते से हाथ मिलाने के अलावा जब राजू पाल की हत्या हुई थी तो उसको सर्टिफिकेट दिया था ये गंगा जल की तरह पवित्र है, लेकिन इसका प्रमाण नहीं मिला, लेकिन ये जन चर्चा में है। और अभी एक प्रतिष्ठित चैनल पर एक पत्रकार हैं, आप कहेंगे तो मैं नाम भी दे दूंगा, उसकी लिंक भी भेज दूंगा, ये शब्द उन्होंने कहे थे गंगा जी से भी पवित्र है। अब इतनी बातें जो कर रहा है तो आप समझ सकती हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमारे आप, आई एम नोन बाय द कंपनी आई कीप। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और आप मेरे साथ हैं और ये लोग, तो आप कहेंगे आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, सात्विक है। लेकिन अगर मैं कहता साहब ये बन्ने, ये भोंदू, ये कल्लू और ये अतीक और ये फ़हीम और ये लल्लू, कि भाई साहब ज़रा इनसे परहेज़ कर लीजिए, दूरी बनाइए, वरना जो दुर्गत इनकी है आपकी भी होने वाली है। क्या मजबूरी है कुत्ते से हाथ मिलाना? लड़के हैं, लड़कों से, क्योंकि वो एक बिरादरी के हैं इसलिए बात कर रहे हैं आप। तुष्टीकरण को और कितने रसातल में ले जाएंगे, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कितना आप और पापियों को मौका देंगे। और दबाव की बात ये थी कि इनके मोहल्ले में पुलिस 2 बार सोचती थी जाने के पहले। मुजफ्फरनगर दंगों में FIR न होने का कारण ही था मुजफ्फरनगर का दंगा। FIR नहीं होती थी, अरेस्ट नहीं होती थी, मोहल्ले में पुलिस नहीं जाती थी। आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, STF का जो गठन हुआ था उसको लेकर आपसे स्टोरी पूछना चाहूँगी श्री प्रकाश शुक्ला की, और ये पूरा कैसे आपने ट्रेस किया था, कैसे आपको पता चला था कि चीफ मिनिस्टर की सुपारी ले रखी है, वो कहानी थोड़ी सी सुनना चाहूँगी। STF का गठन इसलिए हुआ था कि तब के तौर तरीके, पुराने अपराध, जो घोड़सवार घोड़ों पे बैठ के डकैतियाँ होती थी, फिर बाद में डकैत भी थोड़े टेक्टो सेवी हो गए, वो दौर और सामान्य क्राइम का दौर वो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका था। अब संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी क्रिमिनल्स भी जो आते थे इतने पढ़े लिखे MBA ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स और टेक सेवी आने लगे, अंग्रेज़ी बोलने वाले। आपको याद होगा खादिम शूज़ की ऑपरेशंस में जो डकैत गए थे, क्रिमिनल्स गए थे, माफिया गए थे, उसमें अर्चना शर्मा एक लड़की थी जो फिल्मों में काम कर चुकी थी, मॉडलिंग थी, और जाके पहले वहाँ बेस बनाते थे, क्लबों की मेंबरशिप लेते थे और वहाँ जाकर के अमीर घरों के लड़कों को हनी ट्रैप करते थे, 8-10 की किडनैपिंग करते थे, रैंसम लेते थे।
इसी तरीके से पुलिस के पास तो थी धक्का देने वाली जो जीप गाड़ियाँ और जिप्सी गाड़ियाँ, इनके पास थी सीएलओ डेवो वगैरह की, तब जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स थी वो थी। ये जगह जगह पीसीओ खुल गए थे, मोबाइल टेलीफोनी आ गई थी। हमारे पास थे 303, या बहुत हुई तो एसएलआर हुई पीएससी के पास। इनके पास AK-47 और उससे भी एडवांस वेपन, ऊजी सब मशीन गन्स इनके पास कोल्ट कोबरा पिस्टल्स। हथियारों की कमी नहीं मालूम पड़ता थे जो हथियार चलाते थे। तो इसीलिए कहा था कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बननी चाहिए। कल्याण सिंह साहब मुख्यमंत्री, अजय राज शर्मा साहब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और KL गुप्ता साहब डीजीपी, और इनके मार्गदर्शन में एसटीएफ बना। मैं पहला उसका आईजी था, 4 साल तक आईजी रहा। अरुण कुमार उसके एसएसपी रहे, कई साल तक रहे और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन उनका था। अविनाश मिश्रा एक लड़का इंस्पेक्टर था, आज वो भी इंस्पेक्टर अविनाश से उसकी फिल्में बन रही हैं और रणबीर सिंह शायद उसमें हीरो है। और उसकी स्ट्रेंथ कभी भी 100 से ऊपर नहीं रही, क्योंकि उसमें शौक था, क्योंकि पुलिस में तमाम सुविधाएं हैं, बड़ा रोब दाब, जनता में भी बड़ा आकर्षण रहता है, ग्लैमर कोशेंट है। एसटीएफ में न कोई सुख सुविधा न कोई ग्लैमर। तो जिनको शौक है, पैशन है, जिसको जुनून कहते हैं, ये होता था कि तुम्हारे अंदर पैशन है कि कुछ नहीं मिलेगा भाई, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। बाद में सरकार ने 30% एक्स्ट्रा पे कर दी एसटीएफ की, कि भाई जो तुम्हें कुछ नहीं मिल रही है ये तुम्हें 30% मिलेगी। आप गाड़ी पे पुलिस भी नहीं रख सकते हैं अपने, आप सादे कपड़ों में रहेंगे। थाने पे जाए तो ये आपका विकल्प है कि भाई किसी होटल से जो चाहे मंगा ले। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो थाना अध्यक्ष है जहाँ से जो चाहे मंगा ले, किसी 5 स्टार से, खुद भी खाए, पूरे थाने को खिलाए। लेकिन अब इसको मैं आई डोंट कंडोन करप्शन द मैल प्रैक्टिसेस, लेकिन ये एक ऐसो कर सकता है। एसटीएफ में तो ये था कि पत्नी सुबह 2 रोटी और वो आलू की भुर्जी बना के दे देगी, वही टिफिन में लेके जाओ, या 2 पराठे या 4 इडली, वही आप आ जाए वापस और टिफिन ले खाएं और टिफिन वहाँ खोल करके खाएं। तो अगर आप, लेकिन जो आपको संतुष्टि मिलती है बदमाश को मारने में और उसको नेस्तनाबूद करने में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अंतर तृप्ति के साथ साथ, एक मेरा कांस्टेबल था रिजवान, एज कांस्टेबल एसटीएफ में आया, बहुत अच्छा काम किया, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला, हेड कांस्टेबल हो गया, और अच्छा काम किया, सब इंस्पेक्टर बन गया, और अच्छा काम किया, इंस्पेक्टर बन गया। आप कहिएगा तो मैं बात भी करा दूंगा, आज इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर। वैसे चाहता तो कांस्टेबल था तो शायद हेड कांस्टेबल बन जाता, लेकिन आज उसकी इज्जत है, इंस्पेक्टर है। तो इस तरीके से कंपनसेशन होता था। लेकिन इसका जो ध्येय है ये एक तपस्या है। अब मुझे नहीं मालूम कि मेरे करियर के दौरान कौन सी फिल्म आई, कौन सा हीरो, कौन सी हीरोइन, कौन सा फैशन आया, कौन सा पकौड़ी या कौन से व्यंजन आए गए, लेकिन मुझे ये ज़रूर मालूम है कि माफिया कहाँ जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड के क्या शौक़ है, इनके क्या शौक़ है, क्योंकि मुझे उसके प्राण लेने हैं, मुझे उसको अकाउंट फॉर करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेरी जानकारी ऐसी हो, पुख्ता, फूल प्रूफ हो। और मुझे जब मैं एसएसपी कानपुर था तो एक ट्रंक था, तो कई महीनों तक मैंने देखा ये कभी खुला नहीं, ऐसे ही टूटा टाटा रखा है। ट्रंक, एक स्टील ट्रंक, ठीक, संदूक। हाँ। अब संदूक, हमने कहा भाई ये क्या है, उनका साहब ये पता नहीं, बताते कि 10 साल से ऐसे ही है। तो उसको खोला तो उसमें डॉक्यूमेंट्स थे ब्रिटिश इंटेलिजेंस के। अच्छा। और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के जो डॉक्यूमेंट्स थे उस पर का सीक्रेट, जाने से पहले वो सारे डॉक्यूमेंट जला के लगता था ये उनसे गलती से छूट गया था। तो उन्होंने जो प्रोफाइलिंग की, क्रिमिनल्स की, फ्रीडम फाइटर्स की और सब की, वो देखने का मतलब एक ट्यूटोरियल था। एक एक जैसे मान लीजिए मेरी फाइल है, तो मेरे पहले फैमिली ट्री, मेरी हेल्थ, मेरा लेफ्ट प्रोफाइल, मेरा राइट प्रोफाइल, मेरा फ्रंट प्रोफाइल, मेरी पिक्यूलरिटीज़, मेरी चाल में, मेरे चेहरे पे कोई भी पिक्यूलरिटीज़ हो, मतलब 18-20 पन्ने सिर्फ इसी पे चले गए। उसके बाद 18-20 पन्ने मेरे रिलेशंस और मैं किन रिलेशंस के ज़्यादा नज़दीक हूँ। उसके बाद एक प्रोफाइलिंग बनी कि मेरे मददगार कौन है। उसके बाद एक प्रोफाइल बनी कि मेरी ज़रिया आमदनी क्या है, फिर मेरे शौक़ क्या है, मैं यहाँ तक कि मैं हजामत बनवाने कहाँ जाता हूँ, किन होटल ढाबों पे मैं जाता हूँ, मंगल को मैं मंदिर जाता हूँ या शनिवार को जाता हूँ। एक एक चीज़ की अगर आप एक आदमी का कॉम्पेंडियम पढ़ लें, ये मान लीजिए कि 100 MRI के बराबर जानकारी आपको मिल जाएगी। तो उससे कुछ मैंने सीख करके जब मैं गया तो डिटेल में जाके एक एक आदमी की प्रोफाइलिंग इस लेवल की होती थी कि ये मान के चलिए कि प्रिंट कर देते कि आज के दिन ये कहाँ मिलेगा। इसके और डिटेल में जाना चाहें तो एक किताब है साइलेंस ऑफ द लैब्स, किताब भी है और पिक्चर भी है। तो उसमें जिस तरीके से प्रोफाइलिंग कर दी, तो प्रोडक्टिव पुलिसिंग का एक बहुत अच्छा एक नज़रिया। खैर हम एसटीएफ पे आते हैं, तो एसटीएफ में यही था कि आपने जब बनाया, कभी भी उसकी संख्या 90 से 99 के बीच रही, 100 नहीं हुई। अच्छा। और कांस्टेबल से लेकर के आईजी तक वही थे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, और पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस को भारत के बाहर तो नहीं कहूँगा, लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और कश्मीर में जाके कामयाबी मिली है।
वरना हम लोग को तो ये रेपुटेशन थी कि आप तो यूपी में ही कामयाब नहीं हो रहे हैं, आपके थानों पर हमले हो जाते हैं। जो ये श्री प्रकाश शुक्ला के लिए बनाई गई थी ना STF? सिर्फ एक संगठित अपराध जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला भी शामिल था। श्री प्रकाश शुक्ला एक बहुत बड़ा कारण था STF बनने का। हाँ। लेकिन अगर कोई एक आदमी के लिए कोई संगठन बन जाए, इसके बारे में खुद विचार करें। लेकिन संगठित अपराध चूंकि छत चढ़ के बोला, तो एक कानून भी आया था, यूपी कंट्रोल ऑफ गैंगस्टर्स एक्ट। ये थोड़ी देर कि श्री प्रकाश शुक्ला के लिए वो एक्ट बना था। वो एक्ट बना ही इसीलिए था कि गैंगस्टर्स के लिए, माफिया के लिए, संगठित अपराधियों के लिए। STF भी इसीलिए बना था। श्री प्रकाश शुक्ला ने वाकई मुख्यमंत्री को एक कहा था कि चुनौती दी थी, सुपारी लिया था। सुपारी दी, यह मतलब ही वॉज एन असैसिन, और वो कुछ भी कर सकता था। अनप्रेडिक्टेबल आदमी था, खौरियाया हुआ आदमी था, अनबैलेंस था। तो इसलिए यह ज़रूरी भी था कि उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करें। तो आपको श्री प्रकाश शुक्ला के मामले में कहाँ से ब्रेक थ्रू कहाँ से मिला था? नेटवर्क को ट्रैक आपने जब किया तो कहाँ से लीड मिली, कहाँ से? देखिए, अब तक तो बहुत लोगों ने, राजेश पांडे ने भी किताब लिखी, बहुतों ने किताब लिखी है, लेकिन ये एक सब कल्चर होता है कि इन सब चीज़ों की हम चर्चा भी नहीं करते। बायां हाथ भी नहीं जानता दाहिना क्या करता है, क्योंकि एक गोपनीयता की है। हम जिसके बारे में बात करें, हम उसको लिए खतरा या उसको एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, एक चीज़। लेकिन आपको जानने का अधिकार है कि कैसे ये चीज़ें आई। तो सांकेतिक रूप से मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के ज़रिए नया नया आया था, बहुत कुछ जानकारी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से मिल जाती है। फिर इंटेलिजेंस जनरेशन के चार, जैसे आपकी मेज़ की चार टांगे हैं, तो इंटेलिजेंस कलेक्शन के चार स्तंभ हैं। रिवेंज यानी प्रतिशोध, रिवॉर्ड यानी पुरस्कार, जेलसी इसका मतलब जलन, और फियर डर। इन चार चीज़ों के एस्पेक्ट के ऊपर सूचनाएं जनरेट की जाती हैं। सबसे पहले प्रतिशोध, बाकी सब चीज़ें तो गौर की चीज़ें, रिवॉर्ड के लिए कोई अपनी गर्दन नहीं देगा। लेकिन रिवेंज है, किसी की मत के घर में कोई अत्याचार किया हो, सामूहिक हत्याकांड वगैरह किया हो, तो वो आदमी सबसे अच्छा मुखबिर होता है। और जो बिना बुलाए आए आपके यहाँ, वो सबसे अच्छा मुखबिर होता है। और जो रिवॉर्ड के लिए आ रहा है, मुखबिर के पैसे के लिए आ रहा है, सबसे घटिया मुखबिर वो होता है। वो पैसा भी लेगा, बेवकूफ़ बनाएगा, और रिजल्ट कभी नहीं देगा आपको। तो अब आपने ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, ग्राउंड इंटेलिजेंस, गैंग मेंबर से पूछताछ, और श्री प्रकाश शुक्ला के फैमिली में पूरी, जब फैमिली ट्री आपने बना लिया, आप सबकी जब चूड़ी कसेंगी तो आपको कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। और जैसे नदी में आप जाती हैं, 100 जाल आप फेंकिएगा तो 1-2 जाल में तो मछली और कछुआ फंस ही जाएगा, फिर आपका हाथ खाली नहीं जाएगा, ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो श्री प्रकाश शुक्ला से कभी, मतलब ऑब्वियसली आपका इंटेरोगेशन भी होगा, मतलब कितना, जितना मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा खूंखार अपराधी यही था। नहीं, ऐसा भी नहीं है। सिरफिरा था, लेकिन सिरफिरे और भी बहुत थे। गुड्डू पहाड़ी था लखनऊ में, वो पहले 4 गोली मारता था, फिर 10 कदम पीछे जाता था, फिर आके 2 गोली फिर मारता था। ऐसे सिरफिर बहुत देखे हैं, कनपटी मार कानपुर वाला। और लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कि आपने कहा था कि जिसको कहते हैं ग्लैमर कोशेंट और न्यूज़ी। न्यूज़ी ये बहुत ग्लैमर कोशेंट वाले थे। ये अच्छे कपड़े पहनना, देखने में ठीक ठाक, पॉलिटिक्स में जाने वाले और दिखाने वाले। तो इनके बारे में कहूँगा, जब गोरखपुर में गोल घर में ये पिस्तौल लगा के घूमते थे, तो आप लोग क्या कर रहे थे तब, मैं जानना चाहूँगा। तब आपने अप्रहेंड क्यों नहीं किया? बिहार भाग जाते थे, बिहार को सिंगापुर या दुबई तो है नहीं, वहाँ से भी, दुबई सिंगापुर से भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। लेकिन ये जो था सिरफिरा था, खूंखार था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके साथ ग्लैमर कोशेंट था। इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक तो 10 में नाम गिना सकता हूँ, लेकिन उसकी बात नहीं। एक आदमी आउटलॉ है तो आउटलॉ है, मुख्यमंत्री को सुपारी दी है तो दी है, और वो अपना एक एरिया ऑफ स्ट्रॉन्गहोल्ड बना, लेकिन बना नहीं पाया। लेकिन ये भी था कि उसके बहुत ऊंचे अरमान और मंसूबे थे। बिरादरी भी दूसरी थी। बिरादरी भी दूसरी थी, हाँ। तो एक तरीके से पेट्रोनेज भी बिरादरी को मिली। और पूर्वी उत्तर प्रदेश जब जाना ही जाता था, इन दो बिरादरियों में, खुल कहता ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, तो जो ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण के जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो स्ट्रेसेस थे, जो फॉल्ट लाइन्स थी, वो भी थी। ये भी कहा जाता था कि कुछ ब्राह्मण बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्तियों, कम बाहुबली, दोनों का सहयोग इनको मिला हुआ था। खैर, बाद में उन्होंने खुद कहा ये तो मेरी भी हत्या कराने वाला था। अब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये तो विचार नहीं थे कि अंत तो गत्वा ये मुठभेड़ में मारा गया। पूछताछ तो नहीं हुई। लेकिन आपका जो सवाल है पूछताछ वाला, ये बड़ा लोडेड क्वेश्चन है। इसको थोड़ा और अगर आप एक्सपेंड करें तो शायद मैं कोशिश करूं। फिर मैं यही पूछना चाहती हूँ कि श्री प्रकाश शुक्ला से जुड़ी ऐसी कौन सी बातें हैं जो किताबों में या फिर ऑन ट्रैक नहीं है? इतनी किताबें लिख दी गई, इतना ग्लैमराइज कर दिया। मैंने सुना कि OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में ही बनी हैं। लेकिन ये ज़रूर था कि जब इसके मकान की नीलामी की बात आई गोमती नगर में, तो इसकी दहशत के मारे कोई नीलाम लेने नहीं आया। अच्छा। ये कोई नहीं जानता है।
और दूसरी चीज़ ये थी कि परिवार वाला भी कोई लेने नहीं आया हमारे दहशत के कि सब ये तो अविवाहित था। परिवार के बहुत लोगों का क्लेम कानूनी बन सकता था। और क्या उसका मकान है कि क्या आईपीएस अफसरों का होगा जैसा उसका मकान था। पॉश एरिया, पूर्व वरिष्ठतम आईएएस अफसर के घर के नज़दीक, संकन बाथ्स, इटालियन मार्बल। तो जब कोई नहीं आया तो मैं उसका सुपुर्दगार हूँ और आज भी सुपुर्दगार उसके मकान का कि माल लावारिस और हमारे पोजीशन में रहेगा और एसटीएफ का इंट्रोगेशन चेम्बर रहेगा वो। तो आज भी श्री प्रकाश शुक्ला का मकान आज भी इंट्रोगेशन रूम है एसटीएफ का और मैं उसका जामीनदार हूँ। जामीनदार नहीं मैं कहूँगा कि हाँ मैंने उसको पोजीशन में लिया है। वाह। मैंने एक चीज़ ये भी पढ़ रही थी कि जब आप वहाँ गए थे, चंबल गए थे फुलन, तो आपकी वाइफ ने, जब आप वहाँ से आए हैं वापस, तो आपकी वाइफ ने आपको नहीं पहचाना था? देखिए वो बड़ी भयावह स्थिति थी। बड़े बड़े गैंग्स थे, ऑपरेशन कई कई दिन चलते थे, हफ्तों चलते थे। और एसएसपी का निवास पुलिस लाइन और मॉर्चुरी चीरघर के नज़दीक ही था। तो खबर आती थी कि साहब अभी एक लाश आई है, पता नहीं किसकी लाश है। साहब ये डकैत की, फिर दूसरी लाश ये कांस्टेबल की है, तीसरी लाश सब इंस्पेक्टर की है। ये कहते कहीं यही न कहते कि साहब की लाश आई है। तो अब आप समझ सकती हैं किसी भी महिला के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते ना, दोनों छोटे बच्चों को गोद में ले करके। और उसके बाद शाम को देखते कि एक आदमी फटे हाल, दाढ़ी बड़ी हुई, मैला कुचैला, सर से लेके नीचे तक कीचड़ से सना हुआ, हाथ में बंदूक लिए हुए अपनी। तो समझी कहीं ये कौन आ गया भाई, ये तो बिल्कुल प्रेतात्मा की तरह जो चला रहा है। तो क्योंकि पहचाने वाले नहीं है, क्योंकि आपकी भाव भंगिमा 15 दिन में बिल्कुल ही कीचड़ से सने हुए, कपड़े फटे हुए, बाल बिल्कुल कीचड़ से लेके ऊपर नीचे। तो वहाँ पर आप फूलन देवी के मिशन पे थे? नहीं, ये इन्हीं ऑपरेशन में, महावीर ऑपरेशन में समझ लीजिए, ये काशी बाबा ऑपरेशन, वहाँ तो रोज़ी ऑपरेशन होते थे। लेकिन जो लंबा खिंच जाता था उसके बाद ये एक दिन हालत हुई जब 1.5-2 हफ्ते बाद घर लौटना हुआ। यहाँ कुछ शेविंग किट लेके जाता नहीं, कॉस्मेटिक्स लेके जाता नहीं, जहाँ मौका मिल गया वहीं पर हो गया। पहले तो घर से जो श्रीमती जी रख देती थी वो 1-2 दिन चलता था, फिर उसके बाद तो जो शकरकंदी, आलू मटर जो मिल जाए। लेकिन अब तो खैर समाप्त हो चुकी हैं ये सब चीजें। ये तो चीज़ें समाप्त हो गई। अब जंगल वॉरफेयर वाला काम तो समाप्त हो गया। मुन्ना बजरंगी के बारे में पूछूं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ आप कैसे टैकल करते थे? बहुत अच्छा टैकल करते थे। कैसे? थाना समयपुर बादली, जैसे उसका पहला बार ये मुझे बताया अजय राज शर्मा साहब ने, जो हमारे एडीजी थे। इनका ये आलम है कि इसने एक कारपेट एक्सपोर्टर को इसने ये कहा कि हमें 5 करोड़ चाहिए। मुन्ना बजरंगी ये बात है आपकी, बहुत पुरानी बात हो गई। कारपेट एक्सपोर्टर था, पहुँच वाला था, उसने जा करके तुरंत गवर्नमेंट पे और सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को बताया। तो उसके बाद मुन्ना बजरंगी फिर जाता कहा कि लाला तुम्हारा दिमाग हो गया है ज़्यादा ख़राब, अब तुम ऐसा करो, पहले तुम ब्लैक कैट कमांडोज और कोबरा कमांडोज लगा लो, और जब अपने को सुरक्षित समझ लो कि अब मैं सुरक्षित हूँ, मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता है, तब चौराहा तुम जो ना उसी चौराहे पे आकर के हम तुम्हें गोली मारेंगे। और अब हम 5 करोड़ नहीं लेंगे, अब हम लेंगे 10 करोड़, अब 10 करोड़ लेंगे। इतना उसका वो टेरर था। अब मुख्तार अंसारी का वरद हस्त। और उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ हम लोगों का टाई अप था। एसटी हम लोग है, लेट इंस्पेक्टर राजवीर सिंह, बाद में डिप्टी एसपी, उनका बेटा आईपीएस है। राजवीर सिंह, हमारे अविनाश मिश्रा वगैरह गए। तो समयपुर बादली में इनकाउंटर हुआ, गोली मारी। अब दिल्ली पुलिस का हाथ थोड़ा तंग था इनकाउंटर वगैरह में, वरना नॉर्मली क्यों दिल्ली पुलिस का हाथ क्यों तंग रहता है? वो समझते गोली मारती आदमी मर गया। अच्छा, पहले देख यूपी लो वाले मारा भी है ज्यादा। कि नहीं। हम लोग तो देखिए जब मारते तो वाइटल पार्ट में मारते थे। हाँ। फिर सांस देखते थे चल रही है कि नहीं चल रही है। अच्छा। पल्स देखते थे बंद हुई कि नहीं हुई। और जो ज्यादा क्वालिफाइड थे वो जरा आंख भी चेक कर लेते थे। अरे बाप रे। और जब वो हो जाता था कि 2 मिनट रुके रहो, घबराओ नहीं, और अगर फिर भी होगा फिर जाकर के एक इंस्पेक्टर और 2 गोली और छाती में मार देता था। प्रभु। तो वाइटल पार्ट पे हाथ पे लगे। अच्छा, ये लोग अनाड़ी थे, इन्होंने कहा इतना बड़ा प्राइज कैश मिला है, तुरंत उसको लपेटा और डाल करके अपनी गाड़ी के बूट में दिल्ली पुलिस वाले भागे सेंट स्टीफेंस मॉर्चुरी में। अच्छा, मॉर्चुरी अस्पताल बिल्कुल लगा हुआ है, वहाँ पर माइक वाइक सब लगे हुए थे, पत्रकार लोग खड़े हुए थे, और लोगों ने बखान देना शुरू किया कि यहाँ पर ये गाड़ी आ रही थी, हमने ऐसे सर्वेलेंस की और यहाँ पर रोका, एम्बुश लगी, उसने गोली चलाई, हमने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई, और मुन्ना बजरंगी ढेर हो। तब तक वो का बचाओ बचाओ बचाओ, पुलिस वाले हमें मार देंगे। और साहब जो लेने के देने पड़ गए, 24-26 बन गए थे, दूबे बन के लौट आए कि यहाँ पर कह रहे थे कि अब तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा, यहाँ मालूम पड़ेगा कहीं बर्खास्त होकर जेल न चले जाएँ 302 या 307 में। खैर उसने, उसकी वाइफ डॉक्टर सीमा सिंह ने रिट पिटीशन किया, जिसमें तत्कालीन जो इंचार्ज थे
डीसीपी एसएन श्रीवास्तव जो बाद में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, उन पे अजय राज शर्मा के ऊपर, मेरे ऊपर कि ये मेरे पति की हत्या करने वाले थे, तो ईश्वर ने बचा लिया। खैर उसको मैं लड़ा और अभी तक लड़ा। रिटायरमेंट के बाद, ये 2015 थे, उसके पहले जो उसकी जेल में हत्या, तब तक ये मुकदमा चला। फ़र्क इतना था, मैं रिटायर्ड डीजी था तो मैं अकेले जाता था, मुन्ना बजरंगी के साथ 7 सुरक्षाकर्मी पर्सनल और 7 पुलिस के जाते थे। उनके पास रहते थे टॉप ग्रेड वकील जो अपेयर होने का लेते थे 2-2 लाख एक दिन का। मेरे पास एक एसपीओ या एपीओ जाते थे। खैर अपना मुकदमा मैं खुद ही बहस मैं करता। यही बोलने लगी थी, मेरे को लगता है आपको वकील की तो जरूरत भी मैं नहीं खुद ही है। अपना मुकदमा खुद करता। मैंने कहा तुम रहने दो, तुम गवर्नमेंट जाके टीएडी में अपना मुकदमा खुद लड़ दूंगा मैं। अच्छा ये बताइए, जो एनकाउंटर्स का दौर आया है, मुझे तो लगता है खैर कोई गुनाहगार है तो एनकाउंटर कर देना चाहिए भाई लेकिन बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, आपको लगता है कि ये एनकाउंटर की नीति जो है वो सही है? और कई बार सवाल भी उठे हैं, चाहे वो विकास दुबे का मामला हो, अतीक अहमद की बात हो, कई बार सवाल उठे हैं एनकाउंटर्स को लेकर। क्या ये नीति सही है एनकाउंटर की? एनकाउंटर की कोई नीति नहीं है, यह कोई पॉलिसी नहीं है। एनकाउंटर किए नहीं जाते, एनकाउंटर हो जाते हैं। एनकाउंटर हो जाते हैं क्योंकि उसकी एक लाइन है, जो कानूनी जो उसका परिदृश्य है, धारा 34 से लेकर 44 भारतीय न्याय संहिता और धारा 96 से लेकर धारा 106 इंडियन पीनल कोड, अपनी या किसी और की जान माल की हिफाजत में न्यूनतम बल प्रयोग, न्यूनतम, जैसे आपके कैमरामैन ने पिस्तौल निकाली और मेरे ऊपर आक्रमण करना चाह रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी पिस्तौल मैं निष्क्रिय कर दूं। लेकिन अगर बावजूद उसने पिस्तौल चला दी, अब मेरा अधिकार बन जाता है कि न्यूनतम बल प्रयोग में उसके कमर के नीचे मारूं। लेकिन अगर उसकी गोली ने मुझे स्पर्श भी किया या मुझे छूती चली गई, तो मेरा ये अधिकार है कि मैं उसके वाइटल पार्ट में गोली मार दूं। ये मैंने आपको शेख बताया। तो पुलिस की एफआईआर में भी यही शब्द आते हैं, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचाकर दस्तयाब किया। हंगामाए गिरफ्तारी में, गिरफ्तारी के दौरान जो से हमने कुछ चुनौती दी कि तुम हथियार डाल दो, नहीं डाला तो हमने से कहा वरना तुम मारे जाओगे। उसने अंधाधुंध गोली चलाई और अपनी फोर्स की बचाव में हमने भी गोली चलाई, जिसमें वो मारा गया। तो ये किया नहीं जाता, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, इंटेलिजेंस डेवलप करना पड़ता है, जंगल में जाना पड़ता है, मेरी तरह घूम करके लथपथ होकर के रहना पड़ता है, और बिना पनीर पसंदा और कढ़ाई पनीर और नान और कुलचा खाए वहाँ पर खेत की हरी मटर और आलू पे रहना पड़ता है, तब जाके एनकाउंटर होता है। फिर कहते हैं कि चप्पल में कैसे हो गया, तो भाई आप बता दो, जो 50,000 का घुट्टे तक का जो लॉन्ग बूट आता है, जैक बूट, वो पहन के जाएंगे, ट्यूनिक पहन के जाएंगे, तलवार लगा के जाएंगे, सेरेमोनियल। ये भी एक कला है, कंसीलमेंट और कैमोफ्लेजिंग भी एक गुण है जो कि आपको जंगल वॉरफेयर में सिखाया जाता है। उसके तहत जैसा होता है टेरेन, वैसी आप वेशभूषा बना के जाते हैं। हम तो कभी सन्यासी बन कर चले जाते थे, कभी मल्लाह बन के चले जाते थे, सर पे ढाटा बांध के चले जाते थे। वो अपना अपना भेष बदल करके क्या क्या करना पड़ता है, ये तो फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स की बातें हैं। अच्छा, विकास दुबे के मामले में आपको लगता है कि कहीं पुलिस महकमे से भी चूक हुई है? क्योंकि उज्जैन से अपने गंतव्य स्थान तक विकास दुबे को पहुंचाया नहीं जा सकता था, बीच में गाड़ी पलटी, ये सब कहानी हुई। विकास दुबे के मामले में पुलिस की बहुत भयानक चूक थी कि एक 2 कौड़ी के गमले के केचुए को उन्होंने अजगर बनने दिया। हाँ। 2 कौड़ी का टिकली चोर, इसको चौकी इंचार्ज जा करके 50 अगर इनकी खातिर कर देता तो विकास दुबे ना होते। ये चूक थी पुलिस की, और सब लाभान्वित हो रहे थे, सब पैसा खा रहे थे। ये चूक थी पुलिस की। आपका जो सवाल का दूसरा बिंदु है कि उज्जैन से लाए तो उसको एयर से क्यों नहीं लाए और गाड़ी पलट गई, ये संदिग्ध है कि सत्य है। मैं तो यही कहूंगा कि मैं जनचर्चा पे नहीं, अफवाहों पे नहीं, जो जुडिशियल कमीशन ने कहा है मैं उस पर विश्वास करता हूँ। जुडिशियल कमीशन में जस्टिस चौहान और KL गुप्ता कमीशन ने जो कहा है, पूर्व DGP हमारे बड़े भाई की तरह थे, और उन्होंने जो कहा है वो क्यों झूठ बोलेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ मेरा आपको परामर्श होगा कि दोस्त वही है जो वक्त पे काम आए और जो बारीकी में ना जाए। आम खाइए, गुठली गिनने से ज्यादा मतलब मत रखा कीजिए। नहीं बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि अगर इस तरह के क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने, क्रिमिनल को मरना ही है। मैं आपकी बात में कह देता हूँ, हाँ। क्रिमिनल जब आया है तो उसको मरना ही है। उसकी भाग्य रेखा कुंडली हस्तरेखा में लिखा है, उसको मरना है। कैसे मरेगा, गैंग वॉरफेयर में मरेगा, पुलिस की गोली से मरेगा या आत्महत्या करेगा, ये बस देखना है। हाँ, अतीक हो गया, ये अतीक का बेटा असद हो गया। अब ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स को आप बोलें कि उन पे केस हो, तो मुझे लगता है कि नाजायज़ है, क्योंकि मारने से पहले तो आप भी नहीं सोचते। लेकिन आपकी बातों से ये चीज़ मैंने जो भांपी है वो ये कि चाहे वो जितना मर्जी क्रिमिनल हो, मौत से डर शायद हर क्रिमिनल को लगता है। मौत के डर सबको डर रहता है। जो बड़े बड़े खूंखार के, हमें मौत से डर नहीं, हमें किसी से डर नहीं, बस हमें उससे डर है। वो जब आमने सामने होते हैं तो पतलून गीली करने से लेकर के वो
जैसे विदाई के वक्त लड़कियां रोती हैं उस तरीके से उनका जो है रुदन होता है, वो भी देखा है और ये भी देखा है। ये इनका ब्रेविड हो कि मैं नहीं डरता हूँ, चलाओ कितनी गोली, कमीज फाड़ देंगे कि कमीज, तो ये तो दंगाई की सिचुएशन में होता है तो कहते हैं भाई कमीज क्यों फाड़ रहे हैं, ये सॉलिड बुलेट 303, ये तुम्हारी कमीज बनियाई चड्डी सब छेदती हुई चली जाएगी, कमीज फाड़ने की नेतागिरी करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब वाकई लग जाता है तो फिर अंकिल जी इस बार छोड़ दीजिए, अंकिल जी दोबारा नहीं करेंगे, तो अंकिल जी पहले सोचना चाहिए था, अब अंकिल जी के हाथ में नहीं तुम्हें बचाना। ये पतलून गीली वाली आपने जो बात बोली, मैंने एक पॉडकास्ट देख रही थी, वो भी पुलिस महकमे के ही ऑफिसर हैं, तो उन्होंने पॉडकास्ट के दौरान ये चीज़ बोली थी कि जब पहली बार अतीक के साथ आमना सामना हुआ था और उसको अरेस्ट किया जाना था तो उसने यूरिन पास कर दिया था अपनी पतलून में। देखिए एक अतीक की बात नहीं है, हाँ, ये बहुतों के साथ मैंने देखा है, बहुतों के साथ देखा है। इतना खूंखार अपराधी, वो और तमाम खूंखार अपराधी थे कि वो ISI के एजेंट हैं और साहब वो पाकिस्तान ने भेजे हैं, इन्होंने भेजे हैं, उन्होंने भेजे हैं। लेकिन जब इंट्रोगेशन के दौरान एकदम से जो है मालूम पड़ा कि झरने की आवाज़ आ रही, हमने कहा यहाँ तो कोई चीज़ ऐसी लगी नहीं है कि वास्तु की, मालूम पड़ा कि लघु शंका, और वो भी ऐसी लघु शंका मालूम पड़ा जैसे घोड़े ने की हो। खैर उनको जाओ बेटा, कोई कह देते तो वैसे ही तुम्हें वॉशरूम में भिजवा देते जी। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी क्रिमिनल को पकड़ा हो ये सोच के कि मास्टरमाइंड है, लेकिन मास्टरमाइंड कोई और निकला हो? ऐसे तो अक्सर होता है। कंसीलमेंट, कैमोफ्लेजिंग, डिफ्लेक्शन, डिसइंफॉर्मेशन, ये तो गैंग का क्रिमिनल काम ही यही है। आप लाख पूछ लीजिए कि माल, जैसे लोग बताते भी हैं कि जैसे किसी से पूछा कि भाई माल कहाँ है, तो साहब लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? तो साहब मुंबई में लगा। मुंबई में कहाँ लगा हुआ है? उनका साहब रियल एस्टेट में लगा हुआ। उनका ठीक है, रियल एस्टेट किसके यहाँ लगा है? उनका साहब ने पूछा, याद नहीं आ रहा है। याददाश्त लाने के लिए, याद दिलाने के तमाम तौर तरीके हैं, तुम तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जो सब याददाश्त वापस आ जाती है और फिर उनको बरामद किया जाता है। और कभी ऐसा हुआ है जैसे पॉलिटिकल प्रेशर मैंने आपसे पूछा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये माफिया, इनकी सांठ-गांठ तो रहती है, आज कम हुई होगी, लेकिन इस बात से आप गुरेज नहीं करेंगे कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ आज भी संरक्षण दे रही हैं इन माफियाओं को, चाहे वो थोड़ा हो ज़्यादा हो, लेकिन दे रही हैं। तो आप ये मानते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इनको झेलने का काम करती हैं या फिर इनसे फ़ायदा लेती हैं? 100% फ़ायदा लेती है, और इसके ऊपर NN वोरा कमेटी की रिपोर्ट आई है, ज़रा उसको एक बार नज़र देख लीजिए। पॉलिटिशियन, माफिया एंड ब्यूरोक्रेट, ये जो नेक्सस है, इसको तोड़ने के लिए NN वोरा कमेटी की रिपोर्ट बनी थी। रिपोर्ट बहुत अच्छी आई, लेकिन उसको पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं किया गया। जो ऑपरेटिव पार्ट है वो सार्वजनिक नहीं किया गया, और इम्प्लीमेंटेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए। पॉलिटिशियंस आज की तारीख में बहुत ही दयनीय स्थिति में है, और बिना माफिया के और क्रिमिनल सपोर्ट के कदाचित उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो हर चीज़ पे उन पे डिपेंडेंट है। बूथ कैप्चरिंग हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, इलेक्टोरल विक्ट्री हो, फाइनेंशियल्स हो, बाहुबली होना, ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आज की पॉलिटिक्स में अनिवार्यता हो गई है, बहुत प्रासंगिक और रेलिवेंट है। और कोई ये समझ ले कि विनोबा भावे बन करके इलेक्शन लड़ लेगा तो शायद ज़माना तो जब छोड़ दीजिए, शायद अपना वोट है, उनकी पत्नी वोट दे दे तो ठीक है, बाकी तीसरा वोट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि आपको एक रुतबा बनाना पड़ता है माफिया वाला। बिल्कुल, एक तरीके से वातावरण और अपने बारे में एक छवि बनानी पड़ती है। इसको भौकाल कहते हैं, यहाँ की लैंग्वेज, भौकाल बनाना पड़ता है। तो ये भौकाल यूपी बिहार में ही ज़्यादा क्यों है? मुझे लगता है यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा है। जहाँ पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, जहाँ पे एजुकेशन शायद उस लेवल का नहीं रहा है, जहाँ कास्ट और कम्युनल सेंटिमेंट ज़्यादा है, वहाँ पर ये ज़्यादा होगा आपका। जैसे जैसे एजुकेशन में जहाँ पे जेन जी आ गया है, वो इनकी माया जाल में फंसने वाला नहीं है। वो इनके पोल पट्टे को समझ गया है, और सोशल मीडिया ने तो वो चमत्कार किया है कि अब किसी को बहकाना फुसलाना आसान नहीं होगा। सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने का, लेकिन वक्त ना इतना कम होता ना कि आप जैसे ऑफिसर से ना बात करते करते पूरा दिन निकल जाए। एक लास्ट सवाल आपसे, अगर आप पे फिल्म बने तो आपका किरदार आप किसको चाहेंगे कि ये किरदार मेरा निभाए, ये मेरे जैसा लगता है? देखिए, फिल्म मैंने बहुत दिन से देखा नहीं है, लेकिन एक से एक अच्छे हीरो अक्षय कुमार मैं समझता हूँ जी। क्योंकि वो उसमें फौलादी वो जिस्म भी है, और वो फौजी का बेटा भी है। मुझे लगता है कभी कभी कि सबसे अच्छा अगर फोर्स का कोई काम कर सकता है तो अक्षय कुमार कर सकता है। अक्षय कुमार, तो चलिए अक्षय कुमार जी तक अगर ये रील चली जाए तो विक्रम सर आपके फैन हैं और चाहते हैं कि आप उनका किरदार निभाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ी कृपा, धन्यवाद, थैंक यू। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.